नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 9 के हिंदी विषय में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 9वां गद्य, जिसका शीर्षक है निर्भय बनो, और उसके लेखक का नाम है फणीश्वरनाथ रेणु। सबसे पहले हम लेखक का परिचय प्राप्त कर लेते हैं। फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म सन 1921 ईस्वी सन को हुआ था और उसका निधन सन 1977 ईस्वी सन में हुआ। प्रसिद्ध अंचलिक कथाकार रेणु का जन्म बिहार में, वर्तमान बिहार के पूर्णिया जिले के ओराही हिंगना गांव में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा उनके गांव विराटनगर, नेपाल तथा वाराणसी में हुई। उन्होंने भारत तथा नेपाल के स्वाधीनता आंदोलनों में सक्रिय भाग लिया तथा कारावास भी भोगा। और अपने पहले उपन्यास मेला आंचल से प्रकाशन के साथ ही वे विख्यात हो गए। फणीश्वरनाथ रेणु जी ने अनेक रचनाएं लिखी है और उनकी भाषा में लोक बोलियों के शब्दों का प्रयोग भी देखने को मिलता है और ध्यानाकर्षक होता है। भाषा में ताजगी और नयापन है। मेला आंचल, परती परिकथा, जुलूस, पलटू बाबू रोड, कितने चौराहे आदि उनके प्रमुख उपन्यास तथा ठुमरी, अग्निखोर, एक आदिम रात्रि की महक आदि उनके प्रमुख कहानी संग्रह है। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया गया है। यह भी आपको याद रखना है कि किस सम्मान से उसे सम्मानित किया गया। तो पद्मश्री की उपाधि से उसे सम्मानित किया गया। कितने चौराहे नामक जो उसका उपन्यास है, उसमें से यह अंश लिया गया है। इसलिए साहित्य प्रकार है उपन्यास, मतलब कि उपन्यास का अंश। निर्भय बनो शीर्षक ही है कि जिसमें बच्चों को, छात्रों को निर्भय बनने की प्रेरणा मिलती है। इसकी कथा वस्तु कुछ इस प्रकार है कि इसका नायक मुख्य पात्र है प्रियोदा, जो एक ऐसा छात्र है कि जो हर रविवार के दिन, इतवार के दिन ये सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने, यानी कि अनाज, मुट्ठी भर अनाज मांगने के लिए जाता है। और उसने एक क्लब भी बनाया है, उसमें अनेक छात्रों को उसे शामिल किया है। सभी मिलकर ये सामाजिक प्रवृत्तियां भी करते हैं। इतना ही नहीं, अपनी शाला का कोई भी छात्र हो या कोई भी शिक्षक हो, वह बीमार हुआ तो वह उसके घर पहुंच जाते और जब तक वे स्वस्थ नहीं हो जाते तब तक ये उसका ध्यान रखते, उसकी सेवा करते। तो इसलिए प्रियोदा अपनी शाला का सबसे प्रिय विद्यार्थी था और सभी लोग उसे प्यार करते थे। तो छात्रों के लिए ये प्रेरणात्मक ये गद्य है कि हमें ऐसा सवाल हो सकता है कि हम तो अभी छात्र है, बहुत छोटी उम्र है, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन इस गद्य के द्वारा आपको भी प्रेरणा मिल सकती है कि छात्र भी क्या कुछ नहीं कर सकते। कि प्रियोदा और उसके साथी मिलकर जो कार्य करते हैं, तो एक छात्र के रूप में आप भी ऐसा कार्य अवश्य कर सकते हैं। तो चलो इस गद्य को ही अच्छी तरह से हम पढ़ते हैं और समझते हैं। निर्भय बनो। प्रियोदा। प्रियव्रत राय मैट्रिक में पढ़ता है। उसका पूरा नाम है, मूल नाम है प्रियव्रत राय, और मैट्रिक में पढ़ता है। यह भी आपको याद रखना है। स्कूल के सभी लड़के और मास्टर उसको प्यार करते हैं। स्कूल के सभी लड़के और शिक्षक भी उसे प्यार करते हैं। स्कूल ही नहीं, उस छोटे से कस्बे में उसको प्रायः सभी जानते हैं
और छोटे से कस्बे में सभी लोग उसे जानते हैं और उसे प्यार करते हैं। हर रविवार की सुबह बगल में झोली लटकाकर सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने निकलता है। मुठिया वसूलना, इसका अर्थ भी आप याद रखिए कि किसी अच्छे कार्य के लिए अनाज मांगना, मुट्ठी भर अनाज मांगना अच्छे कार्य के लिए। तो हर रविवार को ये बगल में झोली लटकाकर सन्यासी आश्रम के लिए, किसके लिए? सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने निकलता है, कभी अकेला कभी साथियों के साथ। और इस कार्य में उसने अपने साथियों को भी जोड़ा है, कभी अकेला जाता है तो कभी उसके साथी भी जाते हैं या साथ में होते हैं। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार पड़ा कि प्रियोदा अपनी टोली के साथ उसके घर पर हाजिर। देखिए प्रियोदा क्या एक छात्र होकर भी क्या कुछ करता है कि शाला का कोई भी छात्र या शिक्षक बीमार पड़ा तो प्रियोदा अपनी टोली के साथ उसके घर पर हाजिर हो जाते। हाजिर उसका विरोधी शब्द है गैर हाजिर। हाजिर शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है उपस्थित। तो दोनों की दृष्टि से आपको याद रखना है, विलोम शब्द की दृष्टि से और पर्यायवाची शब्द की दृष्टि से। जब तक रोगी भला चंगा न हो जाए उसका दल सेवा में जुटा रहता है। भला चंगा, इसका अर्थ हम समझते हैं, भला चंगा, इसका अर्थ होता है स्वस्थ। जब तक रोगी स्वस्थ न हो जाए तब तक वे सेवा में जुटे रहते। ये प्रियोदा और उसका दल। तो दल का अर्थ हम देखते हैं, दल का अर्थ भी समझने जैसा है, याद रखना है। दल यानी कि समूह। तो प्रियोदा कौन कौन से सेवा कार्य करते थे अथवा तो सभी के प्रिय पात्र क्यों थे? तो इस दोनों की दृष्टि से आपको ये उत्तर मिल गया। तो ये बात समझनी है, याद रखनी है। रोबी और कालू प्रियोदा के दल में हैं। और कौन कौन से सदस्य उसके दल में हैं? तो एक रोबी है, एक कालू भी है। उन लोगों ने मनमोहन को भी अपने साथ प्रियोदा के दल में शामिल कर लिया और मनमोहन को भी ये प्रियोदा के दल में शामिल कर लिया। हर शनिवार को परमान के उस पार, परमान है तो एक नदी का नाम है परमान, नदी परमान के उस पार बालूचर पर। तो बालूचर का अर्थ भी हमें देखना है। बालूचर यानी कि रेतीला तट, नदी का रेतीला तट उसे कहते हैं बालूचर। तो किस स्थान पर? तो आपको याद रखना है कि हर शनिवार को परमान के उस पार, परमान नदी के उस पार बालूचर पर प्रियोदा के दल के सदस्य स्कूल की छुट्टी के बाद जमा होते हैं। खेलकूद, तो जब शनिवार को जब ये जमा होते, एकत्र होते, तो वह क्या करते थे? प्रियोदा और उसके दल के सभी सदस्य क्या करते थे? तो इस प्रश्न के उत्तर में आपको यह बात याद रखना है कि खेलकूद हो जाता, आपस में खेलते कूदते। गाने बजाने के अलावा, मतलब कि गाना बजाना भी होता। प्रियोदा दुनिया भर की खबर सुनाते और दुनिया भर की खबर ये प्रियोदा सुनाते। रविवार का प्रोग्राम तय करते हैं और इसके ही साथ साथ क्या करते कि रविवार का कार्यक्रम तय करते, निश्चित करते कि किस मोहल्ले में कौन जाएगा मुठिया वसूलने में, किस विस्तार में मुठिया वसूलने के लिए कौन जाएगा। तो यह कार्यक्रम बनाते, किस बीमार की सेवा करने कौन कौन जाएंगे, इसके भी साथ ही साथ कि कौन जो बीमार लोग हैं तो कौन से बीमार की लोग सेवा करने के लिए कौन जाएगा, तो इसके बारे में भी ये तय कर लेते।
तो इस बात को आपको याद रखना है प्रश्न के उत्तर के लिए। उस दिन मनमोहन का परिचय देते हुए कालू ने कहा था, प्रियोदा, यह मोना मनमोहन खूब तेज लड़का है। कालू ने परिचय देते हुए कहा था कि मनमोहन है यानी कि मोना वह बहुत तेज लड़का है, तेजस्वी है, पढ़ाई में तेजस्वी है, क्लब का सदस्य होना चाहता है। तो प्रियोदा ने मनमोहन को सिर से पैर तक देखकर पूछा था। सिर से पैर तक उसने देख लिया। सिर से पैर तक देखना यानी कि भली भांति देखना। और पूछा था, भारतवर्ष के एक ऐसे आदमी का नाम लो जिसे लोग भगवान का अवतार समझते हैं। उसने उसे पूछा, उसे ऐसा प्रश्न पूछा कि तुम ऐसे भारतवर्ष के एक ऐसे पुरुष का नाम लो जिसे लोग भगवान का अवतार मानते हैं। तो उसने, मनमोहन ने जवाब दिया, महात्मा गांधी। तो आपको यह भी याद रखना है कि प्रियोदा ने क्या सवाल पूछा और मनमोहन ने उसका क्या जवाब दिया। ठीक है, तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? दूसरा सवाल पूछा कि तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? मनमोहन चुप रहा, फिर बोला वकील। तो इसका उत्तर क्या दिया उसने? उत्तर के रूप में क्या कि वकील बनना चाहता हूं। सभी ठठाकर हंसे, लेकिन प्रियोदा गंभीर ही रहे। बोले, ठीक है, बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो? उसका तीसरा प्रश्न था कि तुम बीमार की सेवा करना जानते हो? सीख लेंगे। मनमोहन ने कहा कि जानता तो नहीं हूं, लेकिन सीख लेंगे। शाबाश। यदि रोगी हैजा से पीड़ित हो, कि रोगी है वह, उसे हैजा से हो गया हो, तो हैजा एक रोग है, बीमारी है, उसका अर्थ हम समझते हैं। हैजा इसका मतलब है कालेरा। मनमोहन चुप रहा क्योंकि हैजा के नाम से ही उसे डर लगने लगता है। गाना जानते हो? जी। तैरना? जी नहीं। प्रियोदा ने सूर्यनारायण नामक सदस्य से कहा। तो एक सदस्य था सूर्यनारायण। अब उसका परिचय भी आता है। आपको यह प्रश्न पूछा जाए कि ये मनमोहन का परिचय दीजिए, फिर ऐसा कहा पूछा जाए कि सूर्यनारायण का परिचय दीजिए, तो इसके लिए ये सब बातें आपको याद रखनी है। सूरज मोना तैरना नहीं जानता। सूरज से कहा प्रियोदा ने कि ये मोना है, मनमोहन है, वो तैरना नहीं जानता है। सीख जाएगा, एक दिन उठाकर पानी में फेंक दूंगा, खुद तैरने लगेगा। सभी हंसे। सूर्यनारायण पढ़ने में कमजोर है। अब सूर्यनारायण का परिचय हमें मिलता है, तो इस बात को भी आपको याद रखना है कि ये पढ़ने में कमजोर है, लेकिन शरीर उसका मजबूत है। हमारे यहाँ भी होता है ना कि कुछ छात्र है पढ़ने में कमजोर होते हैं, लेकिन और दूसरे कौशल उसमें बड़े ही अच्छे होते हैं, और किसी प्रवृत्ति में बड़े ही वह होनहार होते हैं। तो ये रोज 100 दंड बैठक करता है, रोज 100 दंड बैठक करता है। उसके साथ ही सूरज पहलवान कहते हैं उसको। दल के सदस्यों को तैरना सिखलाना उसी का काम है, कि दल के जो सदस्य है वो तैरना सिखलाने का काम है सूर्यनारायण का। उस दिन सभी ने नए सदस्य मोना यानी मनमोहन से गीत सुनने की इच्छा प्रकट की। मनमोहन पहले लजाया, मतलब कि लज्जित हुआ, शर्म का अनुभव किया, किंतु जब प्रियोदा ने आग्रह किया, आग्रह का अर्थ है अनुरोध, तो उसने खखार कर गला साफ किया। कौन गीत गाए वह? उसने शुरू किया, राम रहीम न जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। गीत समाप्त होने के बाद प्रियोदा बोले, वाह बहुत मीठा गला है तुम्हारा कालू, तुम प्रभात फेरी वाले दोनों गीत मोना को सिखा देना। सूरज पश्चिम की ओर झुक गया।
मतलब कि आप जानते हैं कि पश्चिम की ओर झुकता है, मतलब कि ये सूर्यास्त हो रहा है, इसका संकेत कर रहा है, संकेत यहाँ हुआ है। बालूचर पर लाली उतर आई है। जब सूर्यास्त का दृश्य होता है, उसका समय होता है, तो ये उसकी जो लालिमा है चारों ओर फैल जाती है। परमान की धारा पर डूबते हुए सूरज की अंतिम किरण झिलमिलाई। पखेरु दल बांधकर, पखेरु का अर्थ है पंछी, दल मतलब कि समूह, बांस वन की ओर लौटने लगे। पंछी ये बांस वन की ओर लौटने लगे। प्रियोदा के दल के सभी सदस्य पंक्ति बांधकर लौटे, और प्रियोदा के दल के सभी सदस्य भी पंक्ति बांधकर मतलब कि कतार में वह लौट रहे थे। पुल के पास एक गाड़ीवान तन्मय होकर गीत गा रहा था। भोला गरीबक दिन पहिया हरब, भोला गरीबक दिन। सूरज ने भी उसी सुर में सुर मिलाकर गाना शुरू किया। एकटा जे लोटा छल, बेटा छल तीन पनिया, पिबेत काल लोटा ले लक्षिन। कृत्यानंद झा ने कहा विद्यापति की लाचारी है। तो लाचारी का अर्थ होता है एक लोकगीत, उसे कहते हैं लाचारी। लाचारी लाचारी ठट्ठा है। बालूचर के उस पार किसी ने फायर किया। उस समय बालूचर के उस पार ये फायरिंग की आवाज आई। किसी ने फायरिंग किया। एक पखेरु बालू पर गिरकर छटपटाने लगा, और एक पंछी है वह बालू पर गिरा और वह छटपटाने लगा। उसका जोड़ा विकल होकर बहुत देर तक रोता रहा। विकल का अर्थ हमें समझना है, उसका अर्थ होता है व्याकुल। उसका जोड़ा मतलब कि नर और मादा दोनों साथ में थे, और उसका ये जोड़ा था। बहुत देर तक रोता रहा। मटमैले अंधकार में एक अर्दली नुमी आदमी दौड़ा हुआ आया और मरी हुई चिड़िया के डैने को पकड़कर चिल्लाया। और इतने में एक अर्दली, अर्दली का अर्थ होता है अफसर का नौकर, उसे कहते हैं अर्दली। और चिड़िया के डैने को पकड़कर, डैना उसका भी अर्थ हमें समझना है, उसका अर्थ होता है पंख। पंख पकड़कर चिल्लाया मिल गया हुजूर। इब्राहिम बोला सब डिप्टी साहब का अर्दली है। अर्दली का अर्थ है अफसर का नौकर, और फायरिंग किसने किया था? सब डिप्टी साहब ने। साला बारीक खचड़ा है। खचड़ा का अर्थ है मूर्ख। प्रियोदा के मुंह से अचानक निकला हर्ट। खचड़ा शब्द बोला ना उसने, अपशब्द था वो, तो उसने कहा कि हर्ट। हर्ट मतलब कि रुक जाओ। तब इब्राहिम को अपनी गलती का एहसास हुआ। दल का नियम है कोई सदस्य किसी किस्म का अपशब्द या गाली मुंह से नहीं निकालेगा। प्रियोदा के दल में बहुत सारे सदस्य है, बहुत कुछ सदस्य है, तो उसका भी नियम था कि कोई भी सदस्य है मुंह से अपशब्द या गाली निकालेगा नहीं। तो आपको यह भी याद रखना है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रियोदा के दल का क्या नियम था। इब्राहिम ने तुरंत सिर झुकाकर दल के नायक प्रियोदा और सदस्यों से माफी मांगी। बात यह है कि साले ने माफी तो मांग ली और फिर से ये शब्द निकल गया साले ने, तो ये साला शब्द भी एक अपशब्द ही है। सभी हंसे। प्रियोदा ने गंभीर होकर कहा इब्राहिम यह तुम्हारी 8वीं गलती है। 10 होते ही हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। तो अब नियम, प्रियोदा के दल के सदस्यों के जो नियम थे, दल का नियम, तो उसमें एक और भी आप याद रख लीजिए कि उसमें कोई अपशब्द या गाली नहीं बोल सकता था, और 10 बार अगर कोई अपशब्द बोला या गाली बोला तो ये 10 होते ही उस कोई भी वह छात्र है या सदस्य है तो वो उसे दल में रखा जाता नहीं है, निकाल दिया जाता है। 10 होते ही हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। इब्राहिम ने पूछा लेकिन सरकारी अफसरों को गाली देने में क्या हर्ज है?
इब्राहिम ने ये तर्क किया कि सरकारी अफसर और उसके अर्दली, उसके नौकर भी एक हमें भला बुरा कहते हैं, तो उसे अपशब्द कहने में क्या हर्ज है। हर्ज का अर्थ है ऐतराज। तुम्हारा मुंह खराब होगा, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। तो वह कहता है कि तुम्हारा मुंह बिगड़ेगा, खराब होगा। जो अपशब्द बोलता है तो उसका मुंह खराब होता है। तो इस पर से एक सभी छात्रों को भी हम प्रेरणा मिल सकती है कि हमें अपशब्द नहीं बोलना है। ईश्वर ने जो हमें वाणी दी है तो मधुर और अच्छे शब्द बोलने के लिए वाणी दी है, इसलिए कभी भी हमारे मुंह से अपशब्द या गाली निकलनी नहीं चाहिए। ये बात आपको अच्छी तरह से समझ लेना है। मगर वे जो गाली देते हैं, उसने तर्क किया, किंतु वे जो हमें गाली देते हैं तो हमें देने में क्या हर्ज है। वे ही क्यों, बहुत लोग गालियां बकते हैं कि वे ही क्यों, बहुत से लोग ऐसे हैं कि अपशब्द बोलते हैं, गालियां देने हैं। इसका मतलब ऐसा थोड़े ही है कि हमें भी ये अपशब्द बोलने चाहिए, गाली बोलनी चाहिए। नहीं प्रियोदा, आप इब्राहिम को नहीं समझा सकिएगा। वह महीन बात देरी से बुझता है। महीन शब्द, इसका अर्थ भी हमें समझना है। महीन का अर्थ होता है सूक्ष्म। सूक्ष्म बात भी वह देरी से बुझता है। बुझना यानी कि समझना। मैं समझा देता हूं। देखो इब्राहिम, यदि क्लब का मेंबर रहना है तो इसके रूल्स को मानना होगा। नियम है कि कोई सदस्य आपस में बातचीत के सिलसिले में भी कोई खराब शब्द नहीं बोलेगा। जानते हो ना, बस बात खत्म। सहु आइन धर्मशाला के पास आकर, देखिए इस धर्मशाला का नाम आपको याद रखना है कि कहाँ आकर वे सब विदा हुए। सहु आइन धर्मशाला के पास आकर सभी ने एक दूसरे से विदाई ली। कालू ने कहा, मोना तू रास्ते में डरेगा, मैं जानता हूं, चल मैं पहुंचा दूं। और कालू कहता है मनमोहन से कि तू इस रास्ते से जाने से डरेगा क्योंकि ये निर्जन और सुनसान रास्ता था, तो चलो मैं तुम्हें पहुंचा देता हूं। प्रियोदा ने कहा, मोना डरता है, मैं उसे पहुंचा दूंगा, तू घर जा कालू। तो प्रियोदा कहता है कि तुम घर जाओ, मैं उसे पहुंचा देता हूं। रास्ते में प्रियोदा चुप रहे। एक सुनी जगह पर आकर रुक गए। सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े पीपल के पेड़। सड़क के दोनों ओर किसके पेड़ थे आपको याद रखना है। ये छोटी बात है, लेकिन जब हम प्रश्न का उत्तर देने बैठते हैं तो यह हमें याद भी नहीं आती। किस पाठ में है वह भी हमें मालूम नहीं होता, इसलिए आपको सब याद रखना है कि सुनी जगह है और सड़क के दोनों ओर पीपल के वृक्ष है। दोनों ओर बहुत दूर तक खंडहर और मैदान, और दोनों ओर बहुत दूर तक खंडहर है और मैदान है। पास के एक उजड़े हुए मकान की ओर इशारा कर प्रियोदा ने कहा, जानते हो इस घर में कभी मुर्दों की चीरफाड़ होती थी। और प्रियोदा एक मकान की ओर इशारा करते हुए कहता है मनमोहन से कि तुम जानते हो यहाँ कभी मुर्दों की चीरफाड़ होती थी। मुर्दा मतलब कि मरा हुआ इंसान, व्यक्ति। पोस्टमार्टम हाउस था यह। तो जहाँ मुर्दों की चीरफाड़ होती है, शब्द समूह के लिए एक शब्द दीजिए, तो उसे कहते हैं पोस्टमार्टम हाउस। इसलिए लोगों को डर है कि आसपास के पेड़ों पर भूत पिशाच किलकिल करते रहते हैं। इसलिए सबको डर है कि आसपास ये पेड़ों पर भूत और पिशाच है, वह किलकिल करते रहते हैं। मैदान में प्रेतनियाँ नाचती है, और भूत की एक जो जाति होती है प्रेत और प्रेतनियाँ, तो वह प्रेतनियाँ भी नाचती है संतालियों की तरह झुंड बांधकर। संताल है एक आदिवासी जाति है, उसे संताल
के नाम से पहचाना जाता है। तो ये संताल जाति है वह झुंड बांध कर रहते हैं, तो उसी प्रकार कहते हैं कि ये संताल की तरह ये झुंड बांधकर ये प्रेतनियां नाचती रहती है। क्यों डरने लगा? ये प्रियोदा वास्तव में ये मनमोहन को ये निर्भय बनाना चाहता था। तो वह कहता है कि क्या तुम डरने लगे? अकेले यहाँ आ सकते हो? जी नहीं। मनमोहन कहता नहीं, मैं अकेले यहाँ नहीं आ सकता। प्रियोदा से बोले, देखो मोना, भूत प्रेत ऐसे आदमी को कभी नहीं तंग करता जो 10 काम करता हो। प्रियोदा उसे निर्भय बनाना चाहता है और उसका भय निकालने के लिए उसे समझाता है कि जो 10 काम करता है उसे भूत प्रेत आदि कभी भी जरा भी ये तंग करते नहीं हैं। तुम्हारी उम्र में मैं भी डरता था कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था ना, तब मैं भी डरता था। मेरे गुरु महाजन ने मुझसे हंसकर कहा कि 10 का काम करने वाला तो खुद भूत होता है। कि मेरे गुरु ने मुझे ये सीख दी, मुझे ऐसा समझाया कि जो 10 काम करने वाला होता है ना, वो तो खुद भूत होता है। उसे भूत क्यों डराएगा? उसको भूत क्या कर सकता है? कि जो 10 काम करता है, मतलब कि जिसके पास अनेक काम होते हैं, तो वो भूत से क्यों डरे और भूत उसे परेशान भी क्यों करे? चलो शुरू करो। तो वह गाना राम रहीम ना। मनमोहन गाने लगा, राम रहीम ना जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। तो इस प्रकार ये प्रियोदा ने मनमोहन को निर्भय बनाया, उसे समझाया कि जो 10 काम करते हैं, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा बहुत सारा काम करते हैं, तो ये उसे बहुत से सुनसान रास्ते से भी जाना पड़ता है, कभी अकेले भी जाना पड़ता है, तो वह कभी ये डरता नहीं है, निर्भय हो जाता है। जो सिर्फ बैठा रहता है वही डरता है, काम करने वाला है वो तो निर्भय होता है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस गद्य से आपको भी निर्भय बनने की प्रेरणा मिलती है। प्रियोदा की तरह हमें भी जीवन में निर्भय बनना है और अनेक काम करना है, प्रवृत्तियां करनी है, और साथ ही साथ अपशब्द नहीं बोलना है, गालियां नहीं बोलनी है। और आप इस पाठ से आपको यह भी सीख मिलती है कि एक छात्र के रूप में भी हम कितना क्या कुछ नहीं कर सकते। प्रियोदा देखिए और उसके दल, उसके साथी लोग ये मुठिया वसूलने जाते हैं। अपनी शाला का कोई भी छात्र या कोई भी शिक्षक बीमार हो तो वहाँ पहुँच जाते, उसके घर पहुँच जाते, और जब तक वे स्वस्थ नहीं हो जाते तब तक ये उसकी सेवा में जुटे रहते हैं। तो एक छात्र भी अपने साथ ऐसे साथियों को अपने दल में शामिल करके ऐसा सामाजिक कार्य कर सकते हैं, ये परोपकार की प्रवृत्ति कर सकते हैं। तो आप भी इसमें से अवश्य ये बोध लेना, प्रेरणा लेना। यहाँ पर हमारा जो गद्य है वह पूर्ण होता है। अस्तु।